का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है पेपर 3, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर 1 पेपर 2 के सभी यूनिट्स सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया था प्रीवियस वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम पेपर 3 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट आज आपकी इस वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ आपके टॉपिक हैं, कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक रहेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट की बात करें, पहला है शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मानव विकास। दूसरा टॉपिक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो इन तीनों के संबंध में जो है यूनिट फर्स्ट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2, जिसमें अधिगम, अभिप्रेरणा, अधिगम का स्थानांतरण, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे यूनिट 2 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो उसमें बुद्धि एवं सृजनशीलता ये रहेगा टॉपिक। और लास्ट यूनिट 4 में है आपका व्यक्तित्व, यानी पर्सनालिटी और मानसिक स्वास्थ्य। तो ये 2 टॉपिक होने वाले हैं। देखिए टॉपिक तो कम लग रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, चूँकि आपके एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, उन्हीं को हम लेकर के चल रहे हैं, जैसा कि हर वीडियो में अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका MCQ बेस्ड था, बट इस बार जो आपका पेपर हो रहा है वो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 9 क्वेश्चन, लॉन्ग में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम चीज़ें जो है लेकर के चल रहे हैं। प्रीवियस अदर जो आपके ईयर में क्वेश्चन थे उनको हम रख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये पेपर आप देख सकते हैं, वैसे MCQ बेस्ड था, इस बार जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो चलिए यूनिट फर्स्ट शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मानव विकास से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए एवं इसकी प्रकृति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अथवा शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए या परिभाषा बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि आपका पेपर ही है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन, तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान से आप तात्पर्य पूछ सकता है, या परिभाषा या अर्थ कुछ भी पूछ सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य अगर हम कहें तो कई सारी चीज़ें दी हैं, हम यहाँ पर अर्थ को देखते हैं। अर्थ में क्या कुछ चीज़ें दी हैं, तो दिया है शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, या 2 शब्दों से मिलकर बना है शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा, जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आगे दिया शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान विधियों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, शिक्षा क्षेत्र खोज तथा निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों को संग्रहित करके उन्हें सैद्धांतिक रूप प्रदान करता है, तथा इसकी विधियों के द्वारा शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसकी कई सारी परिभाषाएं हैं। पहला नॉल व अन्य के अनुसार इन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा है कार्लसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। अन्य परिभाषा कार्लसन की है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। तो ये सारी परिभाषाएं हो गई, काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं। देखिए स्किनर है, स्काउट है, क्रो एंड क्रो है। तो इसमें से आप देखिए स्किनर की पढ़ लीजिए, क्रो और कार्लसन की पढ़ लीजिएगा। 3 परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा। क्रो एंड क्रो ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक प्राणी से की संबंधित अधिगम के अनुभवों का वर्णन, उनकी व्याख्या करता है। वहीं स्किनर ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार तथा अनुभव से संबंधित होते हैं। तो ये सारे ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंग परिभाषाएँ दी हैं। ठीक है, यहाँ पर उनकी व्याख्या भी की है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्येक शिक्षा के लिए महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है।
ठीक है, यही सारी चीज़ें जो हैं इनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूछ सकता है वृद्धि और विकास दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर पहले हम अंतर देखें या अर्थ, चूँकि अंतर से ही आप अर्थ को स्पष्ट कर सकते, फिर भी हम यहाँ पर अंतर समझने के बाद दोनों का अर्थ अलग अलग देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। अर्थ में अंतर देखेंगे। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन विकास शब्द का प्रयोग विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं वृद्धि और विकास की निरंतरता। देखिए, अगर वृद्धि और विकास की बात करें तो वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, आप सभी जानते हैं, और विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास जो है मानव की वृद्धि के बाद भी ये चलता रहता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है इसको माप सकते हैं और विकास को मापा नहीं जा सकता, इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसका मूल्यांकन माप भी सकते हैं पर इसमें मूल्यांकन ज़्यादा सम्मिलित है। तो ये सारी चीज़ें हो गई वृद्धि और विकास के संबंध में, यही सब पॉइंटों में चीज़ें दी हैं। वृद्धि और विकास की निरंतरता, देखिए वृद्धि लगातार नहीं होती, वही बात कह रही है, यह जीवन भर नहीं चलती है, यह एक सीमा के बाद या आयु सीमा के बाद रुक जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि लगभग 15, 16, 18 के बीच के बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। दूसरी, विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे वृद्धि तथा विकास में संबंध क्या है। वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। शारीरिक रूप में कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि दुर्बल रह जाती है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में भी समृद्ध होते हैं। यही सारी बातें इसमें कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट आगे दिया है विस्तृत और संकीर्ण शब्द। वृद्धि शब्द संकीर्ण माना जाता है चूँकि कम समय के लिए रहता है, जबकि विकास व्यापक माना जाता है, ये जीवन पर्यंत चलता है। परिमाणात्मक और गुणात्मक, वृद्धि जो होता है वो परिमाणात्मक परिवर्तन से जुड़ी होती है, जबकि विकास जो है गुणात्मक या मूल्यांकन से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि और विकास को मापन। वृद्धि जो है संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि परिवर्तनों से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तन आंखों से देखे जा सकते हैं। चूँकि आप देखते हैं एक बच्चा छोटा होता है, फिर कैसे कैसे वो बड़ा होता है। ठीक है, उसके आकार, भार, सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो वो हो गई आपकी वृद्धि। और विकास क्या होता है, ये असंभव होता है, इसको मापना जो है संभव नहीं है, मापने का कोई तरीका विकसित नहीं हुआ है। विकास परिवर्तन तो केवल देखा जा सकता है, महसूस, जैसे कहते हैं ना कि देखो पहले कैसे बातें करता था, अब देखो इसमें मैच्योरिटी आ गई है, कैसे कैसे इसका विकास हो रहा है। यही सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं। विकास और वृद्धि दोनों में परिवर्तन होते हैं, दोनों ही प्रत्येक मानव पशु दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। वृद्धि और विकास दोनों का मापन किया जा सकता है। वृद्धि और विकास दोनों ही परिपक्वता की अवस्था तक परिवर्तन पाए जाते हैं, सारी चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इन दोनों में हम अंतर तो देख लिए हैं, यहाँ पर हम इनके अर्थ को भी देख लेते हैं। तो वृद्धि का अर्थ क्या होगा, तो वृद्धि का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है कि आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उनका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक आकार, भार में वृद्धि, प्रकार में वृद्धि, व्यक्ति की मांसपेशियां आदि में वृद्धि से शामिल है। वृद्धि में सीधा सीधा हम आकार, भार, वजन, इनमें जो है लंबाई, इनमें वृद्धि को मानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, ना तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन आना, यही सारी चीज़ें जो है वृद्धि के संदर्भ में बताई गई हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें तो वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली याद रखिए जो वृद्धि होती है उसमें आकार, भार, वजन, लंबाई, इन सब में जो है आपको अंतर देखने को मिलता है और एक समय के बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो यहाँ पर और सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए
अगर हम विकास के अर्थ की बात करें तो विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तन की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर। विकास में परिपक्वता वाली चीज़ें आ जाती हैं। इसका हम गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार ला सकते हैं। चूँकि इसे माप नहीं सकते, परंतु कहते हैं ना कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन मानसिक विकास कितना हुआ है उसको हम जो है उससे माप सकते हैं। मतलब कहने का है कि बच्चा अगर अपने सोच से छोटा ही है तो मतलब उसका जो है मानसिक विकास नहीं हुआ है, और इसको हम मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन के कारण उसमें सुधार जो है कर सकते हैं। हार्लॉग ने बताया कि विकास जो है परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। इसी तरह से अन्य परिभाषाएं हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया वृद्धि और विकास में अंतर और अर्थ। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इसमें कई सारे तथ्य हैं कि विकास की निश्चित पद्धति होती, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता, विकास का अर्थ अधिक व्यापक है, ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, इसके माध्यम से हम वृद्धि और विकास को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वृद्धि एक तरफ दी है, ठीक है, और दूसरी तरफ विकास दिया हुआ है। देखिए वृद्धि की बात करें तो यह मात्रात्मक होता है, यानी मात्रा जिसमें हो, आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, भार, ठीक है, लंबाई, वजन, ये सब होते हैं मात्रात्मक चीज़ें जो कि वृद्धि से संबंधित है। वहीं हम विकास की बात करें तो गुणात्मक, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सारी चीज़ें जो होते हैं विकास से संबंधित होते हैं। विकास जो है निरंतर चलता रहता है, जबकि वृद्धि जो होती है समय के बाद रुक जाती है। और वृद्धि की माप संभव है, विकास मापनीय नहीं है। ये सारी चीज़ें अंतर और अर्थ में आ जाती है। वृद्धि और विकास के अर्थ की एक छोटी सी तस्वीर, यानी एक ये छोटा सा आपका जो है इसमें एक्सप्लेनेशन टाइप की चीज़ें दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है कि बाल विकास के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। बाल विकास की तत्व हो गए या विशेषताएं हो गई या गुण हो गए, इन सभी में ये सारे पॉइंट आएंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर बाल विकास के प्रमुख तत्व या विशेषताओं की बात करें तो बालक के विकास को अनेक बातें प्रभावित करते हैं, जैसे बुद्धि हो गई, योनि हो गई, पोषण, प्रजाति, संस्कृति, चोट, रोग, शरीर के अंदर की ग्रंथियाँ, परिवार के स्थान, इन सबका हम जो है इस पे विस्तार से उल्लेख करेंगे। तो पहला पॉइंट है वृद्धि या मानसिक योग्यता। इसमें दिया बालक के विकास में उनकी जन्मजात बौद्धिक योग्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे जो बुद्धि है इसका प्रभाव पड़ता है चीज़ों का, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। आगे देख लेते हैं, इन पॉइंटों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला है योनि या लिंग भेद, तीसरा है पोषण। ठीक है, इस तरह से पोषण कैसे प्रभावित करता है, प्रजाति या वर्ण कैसे प्रभावित करता है, इन सभी के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। क्योंकि पॉइंट काफ़ी बड़े बड़े हैं तो इन पॉइंटों के अंतर्गत आप पढ़िएगा। पांचवा अंतःस्रावित ग्रंथियों का स्राव होता है। ठीक है, उसके बाद रोग या चोट, शुद्ध वायु और प्रकाश, सांस्कृतिक प्रभाव, ये सारे पॉइंट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं बाल विकास को। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आपको वृद्धि और विकास पता है, जबकि वृद्धि को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो अभी हम देख चुके हैं, अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास आंतरिक होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास में निश्चित क्रम होता है। ये सारी चीज़ें जो है अभिवृद्धि या वृद्धि और विकास के संदर्भ में दी हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को आप विशेष कर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो 2018 के पेपर में पूछा था कि बाल विकास में वंशानुक्रम का क्या योगदान है। तो बाल विकास में वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और जैविक संबंधी कारक क्या है। तो गर्भाधारण करने के साथ ही बालक में पैतृक को ठीक है का आरंभ हो जाता है तथा यहीं से बालक की बुद्धि विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। वंशानुक्रम से प्राप्त लक्षणों में किसी रोग, दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से जैसे
पागल होने पर या किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक के कद, आकार, बुद्धि, चरित्र इत्यादि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती है। इसलिए सामान्यतः गोरे रंग के माता पिता के बालक गोरे ही होते हैं। आप ये चीज़ें नोटिस कर पा रहे होंगे। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि चरित्रहीन माता पिता के बालक चरित्रहीन होते, इसलिए यह कहा जाता है कि बालक के विकास की सीमा निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वंशानुक्रम का होता है। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। दूसरा है वातावरण संबंधी कारक। बालक के विकास को प्रभावित करने में सक्षम एक महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। व्यक्ति में वंशानुक्रम के द्वारा पैतृक गुणों या अवगुणों का हस्तांतरण होता है हो जाता है। ये अत्यधिक प्रभावी होते हैं। वातावरण के फलस्वरूप या प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। बचपन से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। ये सारी चीज़ें इसके संदर्भ में कही गई। वहीं प्रशिक्षण भी बालक को परिवर्तित करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें परिपक्वता बालक के विकास के स्वरूप को निर्धारित करने तथा उसे गति देने में जो है परिपक्वता एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट थे, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शैशवावस्था की प्रमुख समस्याएं बताइए, अथवा शैशवावस्था की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं इनको बताइए। ये आपका 2019 और 2009 और 14 के पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की, उनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल बताया। किसे? शैशवावस्था को। शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है, इस अवस्था में शिशु शारीरिक नियंत्रण करना क्रमशः धीरे धीरे सीखता आता है। इस दौरान उसको शारीरिक चोट लगने की प्रमुख समस्याएं होती है जो उसके भावी जीवन को प्रभावित करती हैं। दोस्तों अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो जीवन का अनोखा काल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही जो बच्चा होता है वो सबसे पहले उठना, बैठना, रेंगना, चलना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं करना सीखता है। उसे चोट लगती है। ठीक है, इसकी भी 2 अवस्थाएं होती है शैशवावस्था की। 0 से 3 वर्ष ये उत्तर है, और 0 से 3, 3 से 5 या 6 वर्ष ये अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था की। 2 अवस्थाओं में उत्तर और पूर्व 2 अवस्थाएं जो हैं इनको बांटती हैं। इसमें जो है बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, मम्मा पापा ये सब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है। तो ये शैशवावस्था का सबसे अनोखा काल इसीलिए इसको माना जाता है। इसमें कई सारे पॉइंट हैं कि इस अवस्था के बालकों में उचित तथा अनुचित बातों का ज्ञान न होने के कारण प्रायः उसमें बुरी आदतें उत्पन्न हो जाती हैं यदि घर का वातावरण ठीक न हो। तीसरा है इस अवस्था में बालक अति कल्पनाशील होता है जो उसकी पूर्ति से परे होते हैं। यानी इन्हें अगर कहानियाँ सुनाओ बच्चों को तो यह उसी में खो जाते हैं, इन्हें लगता वही वास्तविकता है। ठीक है, इसी तरह से अन्य पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक शिशु अवस्था में बालक भय का अनुभव करता है। वह अकेले में, अंधेरे में, जानवरों से जोर से आवाज़ तथा अपरिचित व्यक्तियों से भयभीत होता है। ये सारे पॉइंट जो है शैशवावस्था के, इन्हें आप ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए इन अवस्थाओं को आप पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चाहे कोई भी अवस्था हो। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो देखिए अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग जो है विकास की अवस्थाएं बताई हैं। मेनली जो हैं वो अभी हम बात कर लेंगे। रॉस ने जो है 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने शैशवावस्था। इन्होंने कहा 1 से या 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था है। प्रारंभिक बालावस्था 3 से 6 वर्ष इन्होंने बता दी, उत्तर 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष। तो इस तरह से इन्होंने शैशवावस्था जो है 3 से 6 वर्ष बता दी। ठीक है, 1 से 3 वर्ष बता दी, 0 से 3 बता दिया, फिर 3 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके बाद 6 से 12 वर्ष जो है उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था बता दी। शैले ने बताया है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होगी वह शैशवावस्था होगी। वहीं बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक बता दी, किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष। देखिए शाले ने जो बताई बिल्कुल सही है, यही मेन लेकर के हम चलने वाले हैं। कार्लसन ने बताई है कि पूर्व जन्म काल गर्भाधान से लेकर जन्म तक
9 शैशव जन्म से लेकर, ये सारी जो है इन्होंने अलग अलग बताई। मेनली जो है वो अभी हम बात करेंगे। हरलॉक ने भी बताई है परिभाषाएं। हरलॉक ने बताई है जन्म से पूर्व अवस्था, गर्भाधान से ये सारी टाइम पीरियड, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह, शिशुकाल 2 वर्ष, ठीक है, ये सारी। तो देखिए मेनली अगर हम जब भी बात करते हैं तो जिस तरह से शैली ने बताई है कि शैशवावस्था जन्म से यानी 0 साल का बच्चा होगा, 0 जैसे पैदा हुआ, 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष, ये आपकी शैशवावस्था कहलाएगी। वहीं अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष, ठीक है, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो इस तरह से 0 से 5 या 6 वर्ष जो है शैशवावस्था हो गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी अब देखिए 2 भागों में सब बांटेंगे। 0 से 5 वर्ष, यहाँ फिर से हम देखते हैं 0 से 5 वर्ष, इसमें 2 भाग बटे कैसे, 0 से 3 और दूसरा है 3 से 5, ठीक है, या 6, इतना माना गया। ये हो गया शैशवावस्था। बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था आपका 6 से 9, ठीक है, और दूसरी होगी 9 से 12। तो ये 2 अवस्थाएं हो गई, ठीक है। तो ये हो गया बाल्यावस्था। उसके बाद अगर हम बात करें किशोरावस्था की तो 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, जिसमें ये आपका किशोरावस्था तो इस तरह से 3 अवस्थाएं आपकी मानी जाएंगी। इन तीनों अवस्थाओं को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक वगैरह हो या सीरीज वगैरह, और अगर ना हो तो आप इंटरनेट से तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनसे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो आप जो है थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये रहेगा, इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य हो या उद्देश्य हो या महत्व हो, इन तीनों चीज़ों को हम इस क्वेश्चन के आंसर में देखने वाले हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, उद्देश्य या महत्व में पहला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान बालक की शैक्षिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से हल करता है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के स्वभाव का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य तथा प्रयोजनों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान संवेगों के नियंत्रण तथा उनके शैक्षिक महत्व का एहसास कराता है। इसी तरह से कई सारे पॉइंट। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों की योग्यता का मापन करने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट है देखिए यहाँ पर, तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, उद्देश्य, महत्व, ठीक है, इन सबसे संबंधित है। विशेषताओं में भी इन पॉइंटों को लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। चूँकि जीन पियाजे हो गया, ठीक है, आपके पावलाव हो गए, स्किनर हो गए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीधा सीधा हम इनकी अवस्थाएँ और विशेषताएँ ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। अवस्थाएँ ही पूछी जाती हैं कि इंद्रिय जनित अवस्था कितने से कितने वर्ष मानी जाती है, तो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था मानते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित नामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भूख लगने की स्थिति बालक रोकर व्यक्त करता है। जिन वस्तु को वह प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। तो ये आप जान पाते हैं 0 से 2 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, उसकी जो भी चीज़ें होती हैं आप उनको लिख सकते हैं। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तु पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक में 2 वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है और वह उनका जो है अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंग होना इस अवस्था में प्रारंभ कर देता है। लास्ट वाली देख लेते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से आगे की अवस्था, यानी 11 से 15 या उससे ऊपर की अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसे हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। बालक में अच्छी तरह से खोजने, समस्या समाधान करने, निर्णय करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो दोस्तों ये अवस्थाएं थी। चूँकि अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं यूपी टेट, सी टेट और जो KVS का पेपर आपका हुआ था उनमें इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप
भविष्य के लिए, अभी के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी यूनिट फर्स्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे जा सकते थे, मैंने बता दिया है और यहाँ पर जितने अवेलेबल थे आपको प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ। यहाँ पर आपको बीएड का सभी मटेरियल, चाहे आपकी स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपकी फाइलें हो, वाइवा फाइलें, असाइनमेंट फाइलें या फिर चार्ट, मॉडल, सब कुछ अवेलेबल है। लेसन प्लान वगैरह भी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके यूनिट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।